नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीसो ऐप पे। और ये जो लेक्चर है दोस्तों, ये 17वां लेक्चर है, 17th लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम जो हमने शुरू किया था उस नर्वस सिस्टम को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम हम मतलब स्टार्ट कर दिया था हमने पिछले क्लास में। ठीक है, और इसको अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि नर्वस सिस्टम में कई सारे पार्ट हैं, जैसे कि सेरिब्रम, ठीक है, इसके अलावा सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, एटलस, ये कई सारे इसमें पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें हमने सेरिब्रम कर लिया था। ठीक है, सेरिब्रम के अलावा सेरिबेलम हमने कर लिया था, थैलेमस हमने कर लिया था, और हाइपोथैलेमस अब हमें पढ़ना है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से हमें पढ़ना है। ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूँ ब्लिंक तो नहीं कर रहा कहीं। ठीक है, तो ये सही है, परफेक्ट है सब। ठीक है, हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस कौन सा पार्ट है ये? ठीक है, तो पहले मैं इसके बारे में समझा देता हूँ, फिर इसे मैं लिख दूंगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस इंटरनल एक पार्ट होता है हमारा, और हाइपोथैलेमस मेनली करता क्या है? हाइपोथैलेमस कई इंपॉर्टेंट काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सही मायनों में आपका जो हार्ट है वो हाइपोथैलेमस है। ठीक है, अगर कोई आपको कहता है ना लोग कहीं कि दिल टूट गया, ठीक है, तो दिल नहीं टूटा, एक्चुअल में क्या टूटा है? हाइपोथैलेमस टूटा है। हाइपोथैलेमस ही वो पार्ट है जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। आपके जो भी इमोशंस हैं सारे के सारे किस में होंगे? हाइपोथैलेमस में होंगे। ठीक है, समझ में आई ये बात? ठीक है, इसके अलावा पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि आपकी जितनी भी ओल्ड स्टोरेज है, ठीक है, जितनी भी परमानेंट मेमोरी आपकी, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये इस तरीके से है कि आपकी जो टेम्परेरी मेमोरी है वो है सेरिब्रम, ठीक है, रैम, और जो परमानेंट मेमोरी है रोम, वो है आपकी हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस वो पार्ट है जहां पे जो भी चीजें रहेंगी वो परमानेंटली स्टोर रहेंगी। ठीक है, क्लियर ये बात? यहां पे जो चीजें रहेंगी वो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, वो हमेशा आपको याद रहेंगी। ठीक है, हाइपोथैलेमस में जो चीजें रहती हैं वो। ठीक है, क्लियर ये बात? हाँ, तो ये परमानेंट मेमोरी है आपकी। आप अपनी जिंदगी में पता नहीं कितने लोगों से मिले होंगे, ठीक है, कितनी चीजें आपने याद की होंगी, कितनी चीजें आपने देखी होंगी, लेकिन सभी चीजें आपको याद नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आपको हमेशा याद रहती हैं, और वो क्यों रहती हैं? वो रहती हैं आपको हाइपोथैलेमस की वजह से। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस इज परमानेंट मेमोरी ऑफ योर बॉडी। ठीक है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस आपके बॉडी की टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। ठीक है, क्लियर ये बात? ये इंपॉर्टेंट बात है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने में किसका रोल रहता है? हाइपोथैलेमस का रोल रहता है। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे कि हम वार्म ब्लडेड हैं, हम क्या है? गर्म खून वाले जीव हैं। दो प्रकार के जीव इस दुनिया में रहते हैं। ठीक है, हाँ, ब्लड टेम्परेचर के या हमारे टेम्परेचर के आधार पर अगर हम बांटें तो दो प्रकार के जीव होते हैं। एक तो होते हैं वार्म ब्लडेड, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, वार्म ब्लडेड वो जीव होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर बाहर के तुलना में बदलता नहीं है। ठीक है, क्लियर ही बात? यानी कि जैसे हम हैं तो अगर बाहर सर्दी है या गर्मी है, कुछ भी है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है?
चेंज हो जाता है, ठीक है, क्लियर ही बात। जैसे कि स्नेक वगैरह को आप देखना, फिशेस वगैरह, ठीक है, ये सब रहते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो आप देखना सर्दियों में जो रहेगा सांप धीरे धीरे चलता है स्नेक, ठीक है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है, खून जम सा गया है, तो ग्रोथ मूवमेंट कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप गर्मियों में देखना वो काफी तेजी से भागता है, ठीक है। तो वही चीज आपको याद रखनी है कि वार्म ब्लडेड जो एनिमल होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल रहते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है, वो वेरी करता है, ठीक है, क्लियर है ये बात, ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है, मतलब ठीक है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप कश्मीर चले गए तब भी आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6, ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा, आप गर्म जगह चले गए रेगिस्तान, तब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर यही रहेगा। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस उसे मेंटेन करता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम चलाता है ये, और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सर्दियों में जैसे सुबह आपको मान लीजिए कहीं जाना है, सुबह मान लीजिए नहा के आपको कहीं जाना है, आप बॉयज़ कहेंगे कि सर मैं तो क्या ही नहाऊंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कहीं आपको नहा के जाना है, तो आप क्या करोगे, सुबह नहाओगे, ठीक है, तो आप ठंडे, मान लीजिए पानी गर्म नहीं हो पाया तो ठंडे पानी से आपको नहाना है, तो ठंडा पानी आप अपने ऊपर जैसे डालोगे, ठीक है, तो आपके बॉडी जैसे आप डालोगे तो आपको लगेगा शॉक पहले तो, ठीक है, आपको शॉक लगेगा, 2-3 मिनट तक समझ में नहीं आएगा क्या हुआ ये, ठीक है। फिर क्या होगा, आप उस ठंडे पानी से जब नहा लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी, जिसके वजह से फिर आपको फर्दर ठंड नहीं लगेगी, ठीक है। तो ठंडे पानी से नहाने में क्या होगा, आपको शुरू में तो ठंड लगेगी लेकिन उसके बाद आपको ठंड नहीं लगी, ठीक है, क्लियर है बात। सेम ऐसे ही गर्मियों में अगर ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आपको, तो आपके पसीने आएंगे, और पसीने जब आते हैं तो रिजल्ट करते हैं कूलिंग को। बहुत ज़्यादा अगर स्वेटिंग हो रही है तो उससे आपको थोड़ा ठंडा महसूस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उल्टे सिस्टम से, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, ठीक है। तो आप ये समझ पाएंगे कि हाइपोथैलेमस क्या करता है। अब मैंने जो चीजें बताई है वही मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखो हाइपोथैलेमस क्या करता है, सबसे पहली चीज, हाँ, इट कंट्रोल आर इमोशंस, ठीक है, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। हिंदी में मैं लिखूंगा, ये हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। ये हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें मैं लिखूंगा, इट कंट्रोल और इमोशंस। इसके बाद इट इज द परमानेंट मेमोरी, इट इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है। हिंदी में मैं इसको लिखूंगा, यह हमारे मस्तिष्क की स्थायी याददाश्त है, यह हमारे मस्तिष्क की स्थायी याददाश्त है, ठीक है। इसके बाद तीसरी बात, ठीक है, इट मेंटेन टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, इट मेंटेन टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, यह हमारे शरीर के, यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यह हमारे शरीर के तापमान को
नियंत्रित करता है। ठीक है, तो तीन बातें आपको याद रखनी, चीन बोल रहा हूँ सॉरी ये तीन बातें आपको याद रखनी है। क्या क्या? इट कंट्रोल आवर इमोशंस, ये हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। दूसरी बात, इट इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ आवर ब्रेन, यह हमारे मस्तिष्क की स्थायी याददाश्त है। तीसरी बात आपको याद रखनी है, इट मेंटेन टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्लियर है बात? ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसे रब करता हूं मैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर इसे रब करता हूं मैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो देखें, हाँ ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस। इसके बाद है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो रहता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पीछे रहता है ऐसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये आपके इंटरनल सारे ऑर्गन्स को संभालता है। ठीक है, आपके अंदरूनी जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं सबको संभालता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक्सेप्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र को छोड़कर जितने भी आपके अंदर ऑर्गन्स हैं सबको संभालता है कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, क्लियर ही बात? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है आपके अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, सबको कंट्रोल कौन करता है? ये। ठीक है, तो यहां अगर चोट लग जाएगी ज्यादा तेज पीछे, ठीक है, तो इंसान जो है सारे सिस्टम उसके रुक जाएंगे और वो मर सकता है। ठीक है, क्लियर ही बात? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में मैं लिखता हूं। ठीक है, देखो ये है फिफ्थ पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, ये क्या करता है? देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट कंट्रोल all the systems of our body. It control all the systems of our body. ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, इसके बाद इसके अलावा क्या करता है? It don't control respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इट डोंट कंट्रोल रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे? इट कंट्रोल ऑल द सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे शरीर के सारे तंत्र को संभालता है। ठीक है, इसके बाद इट डोंट कंट्रोल रेस्पिरेटरी सिस्टम, यह श्वसन तंत्र को नहीं संभालता है। ठीक है, चलो हिंदी वाले को, नीचे वाले को तो मैं लिख ही देता हूं हिंदी में, यहाँ तो जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पाया मैं। यह श्वसन तंत्र को नहीं संभालता है। नहीं संभालता है, ठीक है, यह श्वसन तंत्र को नहीं संभालता है। ठीक है, क्लियर है बात? समझ गए? ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ पार्ट है अपना, कौन सा? सिक्स्थ पार्ट कौन सा है अपना? पॉन्स। ठीक है, तो पॉन्स क्या करता है? पॉन्स देखो, निगलने और उगलने की जो क्षमता है आपकी, ठीक है, निगलने और उगलने की, कोई चीज निगलते हैं हम, कोई चीज उगलते हैं, तो निगलने और उगलने की जो हमारी क्षमता होती है उसको कौन संभालता है? पॉन्स। ठीक है, ये जो पार्ट है पॉन्स, ये आपकी निगलने और उगलने की जो क्षमता है उसको संभालता है। इसके अलावा ये जो पार्ट है, ठीक है, क्लियर है बात? हाँ, ये जो पार्ट है, हाँ यही याद रखें इसमें आप, ठीक है, कि पॉन्स जो है वो आपके निगलने और उगलने की क्षमता को कंट्रोल करता है। ठीक है, पॉन्स क्या करता है? आपकी निगलने और उगलने की जो क्षमता है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, क्लियर ये बात? तो इसको मैं लिख देता हूं, पॉन्स।
it control our vomiting action। ठीक है, यह हमारी निगलने व उगलने की क्षमता को नियंत्रित करता है। यह हमारी निगलने व उगलने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्लियर ही बात। तो पॉन्स क्या करता है, इट कंट्रोल आर वॉमिटिंग एक्शन। ये जो वॉमिटिंग एक्शन होते हैं अपने, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, क्लियर ही बात। अच्छा, इसके बाद सेवंथ पार्ट है आपका कौन सा, एटलस। सेवंथ पार्ट कौन सा है, एटलस। ठीक है, एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा है ये। ठीक है, देखो वर्टिब्रा क्या होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना हमारी, हमारे अंदर बहुत सारी क्या होती है, रीढ़ की हड्डियां होती हैं पीछे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से रीढ़ की हड्डियां हमारे अंदर होती हैं। ठीक है, 29 रीढ़ की हड्डियां होती हैं हमारे अंदर। ठीक है, 29, यस 29। ठीक है, 29 रीढ़ की हड्डियां होती है हमारे अंदर, और रीढ़ की हड्डी के अंदर एक मोटी नस रहती है, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब जो रीढ़ की हड्डी है वो यहां से शुरू होती है, गले से। ठीक है, तो गले में आपकी 7 रीढ़ की हड्डियां रहती हैं, और सीने में आपकी 14 रीढ़ की हड्डियां रहती हैं। ठीक है, तो गले में कितनी रीढ़ की हड्डी है, 7। ठीक है, 7 में से सबसे ऊपर वाली जो रीढ़ की हड्डी है, 7 में से सबसे ऊपर वाली जो रीढ़ की हड्डी है पहली, जिसपे आपका पूरा का पूरा ये हेड, पूरा ये सर ऐसे टिका हुआ है। ठीक है, ये जो टिका हुआ है, ठीक है, ये किस पे टिका हुआ है, एटलस पे। ठीक है, क्लियर ही बात। तो ये एटलस पे ऐसे मूव करता है ऐसे। ठीक है, ऐसे 180 डिग्री पे मूव कर सकता है क्या, ये 360 डिग्री पे मूव कर सकता है, नहीं। ये काबिलियत केवल चुड़ैलों में ही होती है। ठीक है, तो नॉर्मल इंसान जो है इसको मैक्सिमम 180 डिग्री पे ही मूव कर सकता है। ठीक है, क्लियर ही बात। तो ये क्या करता है, लिखता हूं मैं इसमें, इट hold head on it and helps in its movement। ठीक है, it holds head on it and helps in its movement। यह हमारे मस्तिष्क को अपने ऊपर रखता है और मस्तिष्क के घुमाव में सहायता करता है। ठीक है, हाँ, वैसे एग्जैक्टली देखा जाए तो मस्तिष्क वर्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हेड वर्ड आना चाहिए, क्योंकि हेड ये रहता है पूरा, मस्तिष्क तो इसके अंदर है। ठीक है, क्लियर ही बात। तो यहाँ पे आप हेड सर भी समझ सकते हैं कि ये सर जो रहता है हमारा सर, ठीक है, उसको अपने ऊपर रखता है, और उसको घुमाने में, मतलब घुमाने में किसका रोल रहता है, एटलस का रोल रहता है। ठीक है, क्लियर ही बात। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
कभी कभी नेट ऐसा हो जाता है ना कि बिल्कुल। अच्छा, कमाल की बात है कि 33 वर्टिब्रा होते हैं हम में जन्म के समय, यानी कि जो रीढ़ की हड्डियों में खाने रहते हैं ना ऐसे, वो कितने रहते हैं? 33। लेकिन जब हम एडल्ट होते हैं तो लगभग 24 ही बचते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? जब हम एडल्ट होते हैं तो कितने बचते हैं? 24 ही बचते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इसको लिख लीजिए आप। तो बताइए, क्या आपने इसको लिख लिया है? अरे बताएं। तो अब आपने इसको लिख लिया होगा, तो आगे बढ़ा जाए। एक मिनट, इसको मैं लगा देता हूँ। एक मिनट यार, ये स्टूडेंट का कॉल बहुत देर से आ रहा है। ठीक है, इसको अपन कॉल कर लेते हैं। एक मिनट रुको। ठीक है, तो अब आपने लिख लिया होगा बच्चों। अब आगे बढ़ा जाए। हेलो? हेलो? हाँ। है? क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा, हाँ, आपने पेमेंट कर दिया ना आपने? ठीक है, मैं अभी क्या क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, ये मैं करता हूँ अभी। ठीक है, कॉल बैक करता हूँ आपको थोड़ी देर में ना। ठीक। ठीक है, तो इसको लिख लिया होगा बच्चों। कुछ कॉल आ गया था तो थोड़ा सा टाइम लग गया। इसको मिटाता हूं मैं। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं लिखेंगे। ठीक है, इट डोंट नहीं, इट मेनली, मेनली कंट्रोल रेस्पिरेटरी, श्वसन तंत्र को
संभालता है। देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा का सबसे मेन काम ही ये रहता है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को संभालता है। इट इज द सेंटर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो आप याद रखना मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द सेंटर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। श्वसन तंत्र का जो सेंटर रहता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो मेडुला ऑब्लोंगेटा रहता है, और भी कई इंटरनल चीजों को मेडुला ऑब्लोंगेटा संभालता है, ठीक है। पॉन्स क्या करता है, पॉन्स आपके जो अनकॉन्शियस एक्शन रहते हैं, जैसे कि स्लीप, सो रहे हैं आप, कब एकदम से उठना है, ये सारे जो चीजें हैं, मतलब इनको संभालता कौन है, इनको संभालता है पॉन्स, ठीक है। पॉन्स क्या करता है आपके, जैसे कब आप सो रहे हैं, ठीक है, सोने का जो पैटर्न है, उठने का जो पैटर्न है, ये जो अनकॉन्शियस एक्शन है आपके, उनको संभालता है पॉन्स। टोटल वर्टिब्रा कितने होते हैं, 33 जब हम छोटे होते हैं बर्थ के टाइम पे, लेकिन बाद में ये फ्यूज होके कम हो जाते हैं और ये कितने बन जाते हैं, लगभग 24 रह जाते हैं। मतलब एडल्ट में कितने होते हैं, ये लगभग 24 होते हैं, ठीक है। क्लियर ही बात। चलिए इसको मैं रब करता हूं अब। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है आपका, इसका लास्ट पार्ट है, इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है अब। ठीक है, और वो है ब्रेन डिसऑर्डर। ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है। देखो अब मस्तिष्क जो विकार होते हैं, मानसिक, ठीक है, मानसिक नहीं लिखूंगा इसे मैं, ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है, मस्तिष्क रोग, ठीक है। देखो अब ब्रेन के जो डिसऑर्डर रहते हैं बच्चों, वो दो टाइप के रहते हैं। एक तो रहता है साइकोलॉजिकल, मतलब विचारों वाले जो डिजीज होती है, जैसे ओसीडी, सीजोफ्रेनिया, ये सब, ठीक है। एक होता है ब्रेन के कोई पार्ट में दिक्कत है, वो बीमारी, ठीक है। क्लियर ये बात। तो एक होती है ब्रेन की डिसऑर्डर, जिसको न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डील करते हैं। एक होती है आपके विचारों से रिलेटेड बीमारी ब्रेन की, जिसको साइकेट्रिस्ट संभालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खैर इतना डिटेल में अपन को नहीं पढ़ना है, तो मैं एक साथ ही लिख देता हूँ कुछ एक एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला है पैरालिसिस, पैरालिसिस, ठीक है। दूसरा है एपिलेप्सी, ठीक है। तीसरा है हेलुसिनेशन। चौथा है सीजोफ्रेनिया। पांचवा है ओसीडी, ठीक है। तो इसमें से कुछ ब्रेन के डिसऑर्डर हैं जिसे न्यूरोसाइंस या न्यूरोलॉजिस्ट डील करेगा, यानी कि पैरालिसिस, एपिलेप्सी वगैरह। और कुछ ऐसी डिजीज हैं जो आपके थॉट्स से रिलेटेड हैं, जिनको साइकेट्रिस्ट डील करते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसमें कुछ, अच्छा इसको हिंदी में मैं लिख देता हूं। पैरालिसिस यानी कि लकवा, लकवा, ठीक है। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, ठीक है। हेलुसिनेशन यानी कि मति भ्रम। सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया, ठीक है। और ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं।
ऑब्सेसिव कंपल्सिव रोग। ठीक है, तो देखो ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन। ठीक है, देखो सबसे पहली बीमारी है कौन सी? सबसे पहली बीमारी है पैरालिसिस। सबसे पहली बीमारी है पैरालिसिस यानी कि लकवा। ठीक है, हाँ, तो देखो सबसे पहले लकवा क्या होता है? ठीक है, देखो लकवा क्या होता है? लकवा एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन का कोई पार्ट अगर कि चोट लग जाए ब्रेन के किसी पार्ट में, तो ब्रेन ही पूरी बॉडी को संभालता है। तो अगर ब्रेन के किसी पार्ट में चोट लग जाएगी या कोई चीज़ की कमी हो गई, ग्लूकोज ऑक्सीजन वगैरह किसी की कमी हो गई, तो वो हिस्सा काम नहीं कर पाता सही से। अब ब्रेन का कोई हिस्सा अगर सही से काम नहीं कर पाएगा तो जो भी दूसरे पार्ट्स थे आपके, जो मतलब ब्रेन का वो हिस्सा जिस भी पार्ट को संभाल रहा था, मान लो ब्रेन का कोई हिस्सा हाथ को संभाल रहा था, तो अगर वो सही से काम नहीं करेगा तो आपका हाथ भी सही से काम नहीं करेगा, फिर आपका हाथ ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब ये पैरालिसिस पार्ट में भी हो सकता है, बॉडी के किसी पार्ट में, या पूरी बॉडी में भी कई बार हो जाता है। पूरी बॉडी में ही लकवा हो जाता है लोगों को और वो फिर बेड पे ही रह जाते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, क्लियर ही बात, वो उठ नहीं पाते। ठीक है, तो ये कई तरीके से हो सकता है पैरालिसिस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है कि आपके ब्रेन में जो है, ठीक है, आपके ब्रेन में कुछ दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत कैसे है? आपके ब्रेन में मतलब जो छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं ब्रेन की, ठीक है, छोटी मोटी कुछ टेंशन है, छोटी मोटी बीमारियां हैं, ठीक है, तो वो मिल के एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का रूप लेते हैं। मिर्गी का पूरा अभी रीजन पता नहीं है हमें कि मिर्गी क्यों होता है। कभी कभी ये होता ही है किसी इंसान में, जेनेटिकल होता है, आनुवांशिक होता है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन किसी किसी इंसान में होता ही है। ठीक है, मिर्गी में क्या होता है? फिट्स आते हैं, फिट्स। ठीक है, फिट्स मतलब दौरे। ठीक है, दौरे आते हैं, ये चलते चलते ऐसे गिर जाएंगे, फिर इनके मुंह से झाग निकलने लगता है, मल पेशाब निकल जाता है इनका। ठीक है, कई बार लोग इन्हें मिलके पीटते हैं, फिर इन्हें जूता सुंगाते हैं, मोजा सुंगाते हैं, कहते हैं उससे ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लॉजिक हैं लोगों के। ठीक है, लेकिन मिर्गी में ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ड्रग लेता है, ठीक है, या इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच था किसी से और वो इंसान मर जाए या वो इंसान उससे दूर चले जाए, तो उसका दिमाग जो है, उसका थका हुआ दिमाग उसको वही चीज़ें दिखाने लगता है जो एक्चुअल में होती नहीं है। ठीक है, तो हेलुसिनेशन वाले पेशेंट को ऐसी चीज़ें दिखती हैं या ऐसी चीज़ें सुनाई देती है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि वो मरे हुए इंसान देखो वो मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, फिर वो दूसरे को कहते हैं क्या तुम्हें भी दिख रहे हैं? तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये उस इंसान को ही एक्चुअल में वो इंसान है नहीं, जो दिख रहा है वो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन उसका जो दिमाग है वही उसे दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि दिमाग जो है आपका वो इतना थक गया है, ठीक है, वो इतना परेशान है कि वो उसके जो थॉट्स हैं वही आपको दिखाने लग जाता है, वो रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो हेलुसिनेशन एक कैसी बीमारी है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। ठीक है, साइकेट्रिस्ट इनसे डील करते हैं। ठीक है, इसके बाद है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया का भी पूरा रीज़न अभी नोन नहीं है, लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरीके की जो छोटी मोटी बीमारियां हैं ब्रेन की, ठीक है, ये अगर कंटिन्यू रहे काफ़ी लंबे टाइम तक तो सीजोफ्रेनिया का रूप भी ये लोग ले लेती हैं। ठीक है, सीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट क्या होता है बेचारा, ठीक है, ये काफ़ी दयनीय स्थिति इनकी हो जाती है, नींद नहीं आती प्रॉपरली इनको। ठीक है, टेंशन में रहते हैं। ठीक है, ये मतलब लोगों के बीच में कम जाते हैं, मतलब लोगों के बीच में कम बैठते हैं, अपनी ही एक अलग दुनिया बसा लेते हैं और उसमें ये उन्हें लगता है कि इनकी दुनिया बहुत परफेक्ट है। ठीक है, अपनी एक 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 अलग ही काल्पनिक संसार ये बसा लेते हैं। ठीक है, और उस संसार में अपने हिसाब से ही चीज़ें करने लग जाते हैं। ठीक है, इन्हें हमेशा ये लगता रहता है कि दूसरा इन पे शक कर रहा है या दूसरा इनको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनको लगती हैं। ठीक है, और सीजोफ्रेनिया में ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर ही बात, काफ़ी पेनफुल है, फिर लास्ट में ये डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि इलाज नहीं है, लेकिन मेडिसिन्स वगैरह अगर प्रॉपरली लोगे तो काफ़ी हद तक रिलीफ मिलती है इससे। ठीक है, इसके बाद ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर है। ठीक है, अच्छा हमारे देश में सेलिब्रिटीज़ वगैरह लोग हैं, जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी है ये। ठीक है, तो वो बड़े गर्व से बताते हैं कि हमें ओसीडी है। ठीक है, देखो ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है ओसीडी। ठीक है, क्योंकि ओसीडी कितना पेनफुल और कितना खतरनाक है ये आपको पता नहीं है शायद अभी। ठीक है, ओसीडी में क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कोई अगर चीज़ है, ठीक है, तो कोई मतलब अलग एक
थॉट प्रोसेस चलता रहता है उस इंसान के दिमाग में, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाथ धो लिया तो उसको एक बार चैन नहीं मिलेगा हाथ धो के, दोबारा हाथ धोएगा, बार बार हाथ धोएगा, बार बार नहाते हैं ये लोग, ठीक है। हाँ, एक ही तरीके के कपड़े पहनते हैं बार बार, ठीक है। मतलब कोई चीज जिसका कोई मतलब नहीं है लेकिन उसको भी वो करते हैं क्योंकि उनको चैन नहीं मिलता जब तक वो उस चीज को कर नहीं ले। और उसको करने के बाद भी ये नहीं कि हमेशा के लिए उनको चैन मिल जाता है, कुछ टाइम के लिए चैन मिलेगा, फिर दोबारा वो चीज वापस से दिमाग में चलने लग जाएगी, ठीक है। क्लियर ही बात। जैसे ये एक बार अगर कार का लॉक कर देते हैं तो बार बार उसे चेक करते हैं कि लॉक हुआ कि नहीं हुआ। नॉर्मल इंसान क्या एक बार लॉक करता है, देख लेता है हाँ सही है, उसके बाद दोबारा चेक नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये उसे बार बार चेक करते हैं, ठीक है। क्लियर ही बात। तो ये प्रॉब्लम है ओसीडी वाले पेशेंट के साथ, ठीक है। हाँ देखो, ये जो बीमारियां हैं इसमें तो मतलब कोई चोट लग गई है अंदर, कोई प्रॉब्लम है ब्रेन के किसी पार्ट में तो ये होती है, तो इनको न्यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं, इनको साइकेट्रिस्ट डील करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर रहते हैं इनको हमारे देश में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है, ठीक है। हाँ, ऐसे बोला जाता है कि देखो तो पागल है, ठीक है, या वो उसके साथ ये समस्या है, तो ऐसे नहीं हमें बोलना चाहिए, ठीक है। ऐसे हमें नहीं डील करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेनफुल डिजीज है, ठीक है। हाँ, मुझे एक बार एक मतलब एक डॉक्टर थे तो उनसे उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला था कुछ टाइम के लिए। तो मैंने उनको डील करते हुए देखा था, किसको, जो साइकोलॉजिकल पेशेंट रहते हैं ना उनको, ठीक है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, साइकोलॉजिकल जो पेशेंट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में रहते हैं, लोग रोते हैं, लोग चिल्लाते हैं डॉक्टर के पास आके, ठीक है, कि मुझे इससे राहत दिलाओ, ठीक है। तो इट इज़ क्वाइट पेनफुल, ठीक है। और जैसे नॉर्मल हमारे हार्ट में दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, हमारे किडनी में दर्द होता है हम डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास जाने में हमें शर्म आती है, या लोग बताने में शर्म आती है लोगों को, ठीक है, कि देखो उसको ब्रेन में प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जितनी खतरनाक है ना उतनी खतरनाक शायद कोई बीमारी होती नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि इनका अल्टीमेट एक ही रिजल्ट होता है और वो होता है सुसाइड, ठीक है। क्लियर ही बात। इंसान इतना परेशान हो जाता है कि फाइनली जो है अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, अपने आप को खत्म कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, ठीक है। तो ये जो डिजीज है इनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है, होता है, ठीक है। हाँ, कुछ एक डिजीज है जिनका कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन मेडिसिन अगर आप कंटिन्यू चलाते रहोगे काफी लंबे टाइम तक तो उससे इसमें काफी इंप्रूवमेंट आता है और वो इंसान एक सामान्य, एक अच्छी जिंदगी भी जी सकता है, ठीक है। और कुछ तो जैसे ओसीडी वगैरह हेलुसिनेशन तो कंप्लीटली ट्रीटमेंट भी हो जाता है इनका, ठीक है, अगर प्रॉपर केयर मिले। तो ये क्यों पनपती है? ये स्ट्रेस की वजह से पनपती है, और स्ट्रेस बहुत ज्यादा, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज हर तीसरा चौथा इंसान डिप्रेशन में है इंडिया में, ठीक है। हाँ, डिप्रेशन का रीजन क्या है? क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, भाग दौड़ है, ठीक है, बिना फिजूल की चीजों में लोग उलझे हुए हैं, तो उसकी वजह से डिप्रेशन होता है और फिर साइकेट्रिस्ट के पास लोग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छे जगहों पे पढ़े लिखे लोग तो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, जो बेचारे गाँव से हैं, ठीक है, गाँव वगैरह में, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ लोग समझते नहीं है, वो ऐसे पेशेंट को पकड़ के बाबा ओझा के पास ले जाते हैं, ठीक है, और वो उनके साथ और बुरा कर देते हैं, वो उनके साथ जो है गलत गलत ट्रीटमेंट करते हैं और उनकी स्थिति बदतर हो जाती है, ठीक है। क्लियर ही बात। तो ये डिसऑर्डर्स होती हैं बच्चों, ठीक है, ये डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है अगर तरीके से इसको डील किया जाए तो, ठीक है। क्लियर ही बात। क्लिनिकल डिप्रेशन हुआ, नॉर्मल डिप्रेशन हुआ, अलग अलग टाइप के डिप्रेशंस होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की डिजीज होती हैं, और भी कई सारी डिजीज आप पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें यहाँ पे खैर ज़रूरी नहीं है इसलिए नहीं बताऊंगा, लेकिन और भी कई सारी डिजीज होती हैं जिनको प्रॉपरली डील किया जा सकता है अगर प्रॉपर मेडिसिन ली जाए, प्रॉपर फैमिली का सपोर्ट हो, फ्रेंड्स का सपोर्ट हो, खुद थोड़ा सा उसका मोटिवेशन उसको बढ़ाया जाए पेशेंट को, ठीक है, तो इनको डील किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर ही बात। हाँ, तो आज के बाद कभी भी कोई अगर डिप्रेशन में है या कोई इन डिजीज से जूझ रहा हो तो उसका आप मजाक कभी मत बनाना, और हो सके तो उनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास आप लेके जाना ताकि वो इस दर्द से राहत उनको मिल पाए, ठीक है। क्लियर ही बात। चलिए, तो ये अपना जो सिस्टम था, नर्वस सिस्टम, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और नर्वस सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 18, उसमें कोई नया सिस्टम मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लियर ही बात। थैंक यू।